स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली क्विज कॉन्टेस्ट 2020 के अंतर्गत सेट 3 लेकर प्रस्तुत हूं। सेट 3 में हम लोग 50 ऐसे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं और पहला प्रश्न आपका है, पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? इसका उत्तर होगा 1896 ईस्वी में कलकत्ता में। तीसरा प्रश्न है, किसके जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर विद्याचंद राय के जन्म दिवस पर जो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताना है। तो आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। यानी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 5वां नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर होगा पेरिस ओलंपिक 1990 में। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी पूर्व में 6 नंबर क्वेश्चन से विश्व सुंदरी बनने वाली 6 नंबर प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका स्पष्ट उत्तर होगा रीता फारिया। यानी कि विश्व सुंदरी में पहली अगर महिला की बात की जाए भारत के अंतर्गत कौन थी, तो आपको याद रखना है रीता फारिया थी। 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 7वां नंबर प्रश्न है, किस नगर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु को, या कहीं कहीं बेंगलोर भी देता है। तो आप चीजें याद रखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तो उसे एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विद्यार्थी यहां आपको याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहीं कहीं सी राजगोपालाचारी शॉर्ट में दे देता है, तो आपको चीजें घबराना नहीं है, ये चीजें याद रखना है। ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारा जो है एग्जामों में यहां से देखा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि आजादी के बाद देखा गया कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और दूसरी बात कि अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि इनके बाद इस पद को जो है निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो चीज आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा था कि दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं? आपको बताना है। देखिए, ये आजादी से पहले की जो एक प्रवृत्ति बनी थी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर, उस समय जो है ये कथन दिया गया था, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो एक बार रिपीट फिर से करते हैं, यह किसने कहा था कि दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं? यानी कि अंग्रेजी जो प्रवृत्तियां थी, जिस प्रकार से अपने देश में अंग्रेजों का एक विस्तार था और जिस प्रकार से एक शिकंजा के रूप में जो है अपनाए हुए थे, तो उससे सुभाष चंद्र बोस जो है एक अपना देश की जो एक बेहतर स्थिति थी उसके बारे में जो है यह स्पष्टीकरण जो है करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे। 10 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है आपको। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य दल था, सेना था, तो उस सैन्य दल के अंतर्गत जो भारतीय सैनिक जो शामिल हुए थे वो कितने सैनिक टोटल थे? तो आपको याद रखना है 1,40,000, यानी कि 1,40,000 जो है टोटल सैनिक शामिल थे। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई?
यानी कि साइमन कमीशन, आपको पता होगा कि भारत में आए थे और साइमन कमीशन का बहुत ही जोरों से बहिष्कार किया गया था। और बहिष्कार के दरमियान एक ऐसे नेता थे जिन्होंने काफी अपनी प्रबल विचारधाराओं को वहाँ एक व्यक्तिता को दिखाए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि इनके सिर पर लाठियों से बहुत ही गहरा प्रभाव डाल दिया गया, जिस कारण से जो है खून का एक प्रवाह होने लगा, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 13 नंबर प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों से किया था? आपको बता दें स्टूडेंट्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद जो पहला भाषण दिए थे, उसका एक जो संबोधन था, उसका जो शीर्षक रखा गया था वो था आपका ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। आप देख सकते हैं छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको याद रखना है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो जो राणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम था चेतक। देखिए कई बार ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसी वजह से इसको रिपीटेड किया गया है। ये बहुत ही आसान है, आपको चीजें याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो देखिए पद्मावत पुस्तक जो है काफी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और आपको बता दें कि ये मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई जो है इसमें कहानियां जो है स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिस समय इन्होंने रचना की थी पद्मावत की, उस समय ध्यान रखिए कि जो शासनकाल जिसका था तो वो थे आपके शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में इन्होंने पुस्तक लिखी थी पद्मावत। 16 नंबर प्रश्न है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो का जो नारा दिए थे वो थे आपके महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी ने ही ये नारा दिए थे, जियो और जीने दो। तो ये चीज याद रखें, महावीर स्वामी आपको पता होगा कि जैन धर्म के अंतर्गत ये 24वें तीर्थकर थे। चूंकि तीर्थकर होते थे, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम जो तीर्थकर थे आपके स्वामी के रूप में, अंतिम तीर्थकर की अगर हम बात करें तो वो थे आपके महावीर स्वामी थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 17 नंबर। यह किसने कहा कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यह किसने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। क्योंकि चित्रकला अगर सर्वोच्च स्थान पर जो पहुंचा था जिस समय, तो वो थे मुगल शासक के अंतर्गत जहांगीर, और उनके शासनकाल के अंतर्गत जो है एक सर्वोच्चता के रूप में जो है हासिल किया था। तो आपको चीजें याद रखना है कि किसका कथन है कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं या उनका शत्रु हूं। तो ये चीज आपको याद रखना है, जहांगीर के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल का प्रमाण मिला था, यानी राइस, पहली बार जो है चावल का प्रमाण कहां से मिला? तो आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था लोथल, लोथल से जो है प्रमाणित रूप इसका मिला था। अब यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज रहते हैं कि कई इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो भली भांति इससे आप देखते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कई तरह के प्रश्न जो है बनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लोथल जो था एक बंदरगाह के रूप में था, जहां से व्यापारिक प्रक्रियाओं को एक नया आयाम प्रदान किया जाता था। दूसरी बात यहाँ बता दें कि लोथल से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो आपको चीज याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर। यहाँ जोड़कर भी हम लोग याद कर सकते हैं, चावल मिला था, चावल का हम लोग भोग करते हैं, तो भोग करने का मतलब कि भोगवा नदी, इस तरह लोथल आप याद रख लीजिएगा। तो तीनों चीज देखिए जोड़ लेंगे, चावल, भोगवा, लोथल, यानी चावल का भोग करेंगे फिर लोथल में, कहा? तो गुजरात में। तो ये गुजरात का क्षेत्र था, आपको चीजें याद रखना है। तो चावल का प्रमाण कहां से मिला था? लोथल से मिला था। और ये भी बता दें आपको कि गुजरात में है ये क्षेत्र, और जिस तटीय क्षेत्र पर था वो था आपका भोगवा नदी। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 19 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगती है। महाभियोग लगने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति अगर संवैधानिक कार्यों को छोड़कर गैर संवैधानिक कार्यों को अपनाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि संसद में बहुमत के द्वारा एक महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो वैसे तो भारत में ऐसे किसी राष्ट्रपति पर नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में ऐसे हो चुका है। तो ये जो एक पद लिया गया है वो ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो थे आपके अमेरिका से, यानी अमेरिका से जो है इसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है इसमें। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन, यानी डॉक्टर सुकुमार सेन का पूरा नाम आप चीजें याद रखिए। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय राज्य नागालैंड है, नागालैंड की राजकीय भाषा आपको बता दें कि अंग्रेजी है, जबकि किसी भी राज्य में अंग्रेजी राजकीय भाषा नहीं है। सिर्फ एक ही राज्य है नागालैंड जिसकी राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 23 नंबर देखिए प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यानी कि संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें यह प्रावधान अपनाया गया है कि संघ यानी केंद्र की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और केंद्र की ही लिपि यानी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी? तो ये चीजें आपको याद रखना है। आर्टिकल 343 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 343 हिंदी देवनागरी। 23 नंबर के पश्चात 24 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अब यहां प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। 25 नंबर क्वेश्चन से कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? यानी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से जो है ये लागू किया गया था। तो आपको चीजें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ और 26 नंबर प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका स्पष्ट उत्तर होगा 21 जून। यानी प्रश्न एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं कि नॉर्वे जो एक देश है वहां पर अर्धरात्रि आधी रात को एक समय आता है जब सूर्य निकलते हैं। तो सूर्य कब निकलते हैं? तो 21 जून को। ये चीजें आपको याद रखना है। विद्यार्थी देखिए, मेरा यह उद्देश्य है कि आप जीके और जीएस में इतना एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सके कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो जहां से भी प्रश्न अगर जीके और जीएस से संबंधित आ रहे हैं आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेलीग्राम पर लगातार सोमवार से जो है वीडियो और साथ साथ जो है कुछ ऐसे मटेरियल प्रदान किए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह सीरीज एक दिन बहुत ही बेहतर आपकी उपलब्धि में शामिल हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जीके और जीएस में आपको एक बेहतर उपलब्धि प्रदान करना। तो चलिए आते हैं 26 नंबर के बाद 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से देखा जाए पृथ्वी को तो तीसरा स्थान पर है। 28 नंबर प्रश्न है भारत के मध्य में कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? यानी भारत के मध्य से जो है कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो इसका नाम है कर्क रेखा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको याद रखना है 8 राज्यों से गुजरती है। और इसका हम फॉर्मूला भी बता देते हैं आपको यहीं पर। एक चीज आपको याद रखना है एक लाइन में, गु रा म छ झा प त्रि में, यानी गुरा मत छाप त्रि में। अगर आप यहां से याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है 8 ऐसे राज्य का नाम याद कर सकते हैं जो क्रमिक रूप से यानी कि पश्चिम से पूरब में जो रेखा जा रही है उन सभी राज्य का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि गुरा मत छाप त्रि में कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड यानी झाप, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से जो है मिजोरम होगा। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है गुरा मध्य झाप त्रि में।
ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन से कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर अवस्थित है, यानी किस नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ चीज आपको याद रखना है। मांडवी नदी के तट पर जो है अवस्थित है। 30 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, आपको चीजें याद रखना है। 31 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए प्याज के उत्पादन में जो है अग्रणी स्थान पर जो राज्य है वो आपका है महाराष्ट्र, तो चीजें आपको याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में बजट को क्या कहते हैं, यानी बजट जो है उसको संविधान के अनुसार क्या बोला जाता है, आपको चीजें याद रखना है। वार्षिक बजट स्टेटमेंट इसे नाम दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका आत्म पोषित विकास, ये चीज आपको याद रखना है। और प्रश्न आएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग था। तो ये चीज 35 नंबर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और आपको बता दें कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ही यह बताए थे कि प्रति व्यक्ति का वार्षिक जो आय है वो मात्र 20 रुपया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका उत्तर होगा मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, ये प्रश्न सबको पता होगा, काला दिखाई देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, इसका उत्तर होगा दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। देखिए विद्यार्थी आपको याद रखना है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। वैसे अगर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको जुड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप टेलीग्राम में जाओ और सर्च लिस्ट में जाकर वहां क्या करना है, आपको स्टडी विथ अनिल लिखना है, और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो वहां पर चैनल का लोगो आ जाएगा, वहां से जो है स्टडी विथ अनिल पर सर्च करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 38 के बाद अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, इसका उत्तर होगा मार्कोनी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है 40 नंबर, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा, इसका उत्तर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 41 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है, इसका उत्तर होगा तांबा और टीन का, तो ये चीज आपको याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से वर्षा जब कराया जाता है तो उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको चीजें याद रखना है। सिल्वर आयोडाइन का प्रयोग किया जाता है। आपको देखे होंगे कि बहुत सारे जो फिल्मों में जो है कृत्रिम वर्षा का सीन दिया जाता है तो वहां पर जो है सिल्वर आयोडाइन का जो है एक तरह से रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम की खोज किसने किया था, इसका उत्तर होगा 1870 ईस्वी में जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन से कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, इसका उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किसके कारण जो है पीलापन रहता है, यानी गाय के दूध में हम लोग देखते हैं कि पीलापन रहता है और किसके कारण रहता है, तो आपको चीजें याद रखना है, कैरोटीन के कारण जो है पीलापन रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन से कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, इसका उत्तर होगा यकृत में। 47 नंबर क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है माइकोलॉजी कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन से कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, इसका उत्तर होगा आंत, यानी टाइफाइड जो कि मियादी बुखार के रूप में जाना जाता है वो आंत को एक तरह से प्रभावित कर देता है, ये चीज आपको याद रखना है।
49 नंबर क्वेश्चन हैं कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा एसिटिलीन या एथिलीन। अंतिम प्रश्न पर आते हैं 50 नंबर, और प्रश्न है लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसा दिखाई देता है? यानी कोई लाल रंग का गुलाब है और उसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि हरे रंग में जब देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? इसका उत्तर होगा काला। तो यहां से हम लोग देखिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।